ओम सहज 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ जोड़ के संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा के रब करेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों में एवं चेहरे में रब करते हुए, स्पर्श करते हुए कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार जी। सभी ने पढ़ा था कल का, समझ आ गया था सब कुछ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम चोट के प्रकार और बैंडेज के प्रकार के बारे में, कि बैंडेज जो घाव पे पट्टी बांधना होता है, बैंडेज करना जिसे बोलते हैं, वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बैंडेज के प्रकार। चोट के आकार के मुताबिक ही रोलर बैंडेज, ट्यूबुलर बैंडेज, ट्राइएंगल बैंडेज, टेप बैंडेज आदि का इस्तेमाल करते हैं। कि कौन सी वाली बैंडेज हमें यूज करनी है, ये हम इसी चीज पर निर्भर करता है कि किस तरीके की चोट है, उसका आकार किस तरीके का है, तो हम उस तरीके की बैंडेज यूज करके उसको पट्टी करते हैं। आप बैंडेज को टी शेप, एक्स शेप या फिर क्रिस क्रॉस शेप में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट एड जरूरी है। संक्रमण से बचने के लिए आप टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लें। चाहे हमें कैसी भी चोट लगी है, हमेशा एक टीटी का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके के सेप्टिक वगैरह की आशंका नहीं रहती है, तो जो उससे होने वाली प्रॉब्लम है आगे जो हो सकती है, उससे बचाव संभव है। पट्टियों का प्रयोग ड्रेसिंग को स्थिर रखने के लिए, खपच्ची को स्थिर रखने के लिए, या आहत अंग को हिलने डुलने से रोकने के लिए, आहत अंग को सहारा देने के लिए, खून रोकने के लिए, सूजन कम करने के लिए तथा झोली आदि में किया जाता है। अब हम क्यों पट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ड्रेसिंग को स्थिर रखने के लिए, कि जिस जगह पे हमने दवाई लगाई है और उस जगह पे वो उसी तरीके से चिपकी रहे दवाई और उसी जगह पे लगी रहे। अगर नहीं लगी रहेगी तो क्या होगा कि घाव ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। खपच्ची, जैसे कि किसी जगह को स्थिर रखना है, टूट गई है या डिसबैलेंस हो गया है, डिसलोकेट हो गई है, तो उस जगह को बराबर रखने के लिए हम जैसे खपंचली, लकड़ी की खपंची लगा देते हैं और उसके साथ पट्टी को बांध देते हैं, ताकि पट्टी उस खपंची को स्थिर रख सके और उस जगह को स्थिर रख सके जिस जगह पे चोट लगी है। और आहत अंग को हिलने डुलने नहीं देना है। जैसे कि किसी जगह पे चोट लगी है और उसको हिलने डुलने नहीं दे रहा, तो भी उसे पट्टी के थ्रू टाई करके हिलने डुलने से बचाते हैं। और आहत अंग को सहारा देने के लिए, चोट लगी हुई जगह को सहारा देने के लिए, खून रोकने के लिए तो बैंडेज का मेन इस्तेमाल होता ही है। सूजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं, उसमें दवाई लगी रहेगी, उसको सहारा मिला रहेगा, अंग हिलेगा डुलेगा नहीं तो जल्दी ठीक होगा। तो वो सूजन को भी कम ही करता है। झोली आदि मतलब सपोर्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, तो उसको हाथ को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गले में से एक पट्टी लटका के उसको बांध देते हैं और उसके अंदर हाथ को रख देते हैं, तो वो झोली बना के उसको सहारा देना। इसमें सब में क्या करा जाता है, पट्टी का यूज किया जाता है।
पट्टियों के को उनके आकार के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है कि जो उनका शेप होता है उसके हिसाब से दो टाइप में बांटा गया है, लंबी गोल पट्टी और तिकोनी पट्टी। लंबी गोल पट्टी का क्या उपयोग है? इसका उपयोग अधिकतर चिकित्सालय में होता है, मतलब अधिकतर हॉस्पिटल्स वाले लोग ही इसको यूज करते हैं। और तिकोनी गोल पट्टी, ये पट्टी अधिकतर प्राथमिक सहायक, स्काउट गाइड वगैरह इसका यूज करते हैं। जो स्काउट गाइड्स वगैरह होते हैं उनके पास तो हमेशा एक फर्स्ट एड किट का बॉक्स ही उनके पास रहता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो तुरंत तो फर्स्ट एड के लिए उन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन लोगों के पास में ये वाली पट्टियां हमेशा रहती हैं। प्राथमिक सहायक जो प्रथम सहायता प्रदान करते हैं, फर्स्ट एड वाले जो बंदे होते हैं वो भी यूज करते हैं। अब गोल पट्टी का कैसे क्या, देखो इसमें दिखा रखी है गोल पट्टी, आप देखिए, आप सबके पास पिक्चर्स हैं, उसमें देखिए गोल पट्टी किस तरीके की है। अब इस विधि का प्रयोग अधिकतर चिकित्सालय में होता है, अधिकतर हॉस्पिटल्स में यूज करी जाती है, क्योंकि यह विधि अधिक लाभकारी है, ये ठीक है ना, ज्यादा अच्छी है हम लोगों के लिए। इसके प्रयोग से ड्रेसिंग अपनी जगह अटल रहती है और इसके दबाव से रक्त का बहना रुक जाता है। कि इसमें जैसी ड्रेसिंग करते हैं हम, वो उसी जगह रुकी रहती है इस पट्टी से, जिस तरीके से हम बांध देंगे, ठीक है। और इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो दबाव बनता है, उससे खून का बहना रुक जाता है, मोच और खिंचाव को भी सहारा मिलता है। लंबी पट्टी सूती कपड़े, गौज या लिनन से बनाई जाती है। जो लंबी वाली पट्टियां होती हैं वो सूती कपड़े या गौज या लिनन से बनाई जाती है। इसकी लंबाई 5 मीटर रहती है। भिन्न भिन्न अंगों पर प्रयोग के अनुसार चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। अभी जिस जगह की पट्टी है उसके हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न रहती है। जैसे उंगलियों के लिए 2.5 सेंटीमीटर, हाथों के लिए 5 सेंटीमीटर, भुजा के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर, पैर के लिए 7.5 से 9 सेंटीमीटर, कमर के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर इत्यादि होती है। देखो ये सब है ना, आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जगह के लिए इस पट्टी की, जो ये हमारी लंबी सूती पट्टी है, उसका क्या साइज होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपको पता पड़ेगा ना कि किस अंग पे आप पट्टी कर रहे हो, तो कौन सी वाली पट्टी आपको चूज करनी है। क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर चूज करना भी मैटर रहता है कि आप कहीं गलत चीज तो नहीं यूज कर रहे हैं उसके लिए, कि नहीं ये नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी से भी काम चला, नहीं, जिस चीज के लिए जैसे चाहिए वो उपलब्धता आप अपने पास रखें कि आपको जैसे भी नीड हुई तुरंत आपने उस चीज को वैसे यूज कर लिया। अब प्रयोग की विधि क्या है? सामान्य मोटाई के अंग पर प्रयोग करने के लिए रोलर को थोड़ा सा खोल दे। अब जैसे ही सामान्य आपकी चोट है, हल्का पतला मोटा अंग है, उसके ऊपर जैसे हमने सोचो ये हमें हाथ पे पट्टी करनी है, तो हमने क्या किया, रोलर को खोला थोड़ा सा, जो वो बंडल बना हुआ है, जैसे अब पीछे आपने देखा बंडल बना हुआ है, उस वो पट्टी लपेटी हुई है, उसमें से एक लाइन खोली और बस उसको इस तरह से हम लपेटना चालू कर देते कि थोड़ा सा खींचा और फिर उसको खुले सिरे से लेके घाव को नीचे की तरफ उसे लपेट देंगे और लपेट के रोल बना करके दूसरे हाथ से पकड़े रहेंगे और लपेटते जाएंगे, ताकि 2/3 भाग पर आवश्यकता अनुसार लपेट सके। जितनी जरूरत है उतना हमने उस घाव को कवर कर दिया। मैं अभी आपको एक बार इसका वो भी दिखा दूंगी, एग्जाम्पल भी करके कि किस तरीके से करा जाता है। तो ये बहुत छोटी सी सिंपल चीज है कि जिसको बस केवल हमें ये आना चाहिए कि ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइट खींच के लगाना है उसको कि उससे बाकी सब जगह का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ही रुक जाए, ना इतना ढीला लगाना है कि जो घाव है उसको प्रॉपर दबाव ना मिले। इतना दबाव तो होना चाहिए कि वो घाव हल्का दब जाए ताकि उससे खून रुक जाए और उसको सहारा भी मिले, ठीक है। पट्टी बांधने की विधियां। अब पट्टी बांधने की 4 बड़ी विधियां हैं इसके अंदर बताई हुई है। साधारण पेचदार कैसी होती है? ये तभी बांधी जाती है जब वह भाग जिस पर इसे बांधना हो एक सी मोटाई हो, और जैसे कि उंगली, कलाई या अग्रवाह या कुछ भाग कलाई के थोड़े ऊपर तक। तो पट्टी इन भागों के आसपास पेच देकर बांधी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जिस जगह की लंबाई मोटाई एक बराबर है, फिंगर है ये जैसे हमारी, तो इसकी क्या है, मोटाई और चौड़ाई में मोटाई में ज्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ा सा ही पतला यहाँ है, बाकी हल्का सा मोटा यहाँ है, तो ये लगभग बराबर है। तो हम इसमें थोड़ा ऐसे करके हल्का सा पेच देके उसमें इजीली बांध सकते हैं। या जैसे कलाई है तो इसके कुछ ऊपर भाग तक इस बराबर ही मोटाई होती है, एकदम से ज्यादा मोटा नहीं हो जाता पीछे का पोर्शन कि आप उसको बांध ना सको। तो उस तरह की चीजों में ये वाली पट्टी बांधी जाती है। उल्टे पेच की पट्टी, इस पट्टी में कई पेच दिए जाते हैं तथा प्रत्येक चक्कर में पट्टी अपने ही ऊपर और नीचे की ओर उल्टा कर देते हैं। जैसे सीधे करते करते उसको ऐसे पलट देते हैं, ऐसे करके बांध रहे हैं
उसको ऐसे पलट दिया, फिर उसको वापस ऐसे बांध दिया। ठीक है, ये पट्टी उन अंगों पे की जाती है जिनकी मोटाई बदलती रहती है। अब जिस जगह पे मोटाई चेंज हो रही है उस जगह पे हम उसको इस तरीके की पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि उस जगह साधारण पेचदार पट्टी करना संभव नहीं है। अंग्रेजी के 8 अंक के प्रकार की पट्टी, कि अंग्रेजी का 8 अंक, जैसे हम 8 बनाते हैं ना, तो हमने 8 बना के पट्टी कैसे कर रहे हैं, कि ऐसे करके ऐसे पट्टी कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी पट्टी हम इसलिए करते हैं कि वो अंग से पट्टी निकल ना जाए, उसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई से क्या होता है कि वो अपने आप खुल जाती है। अगर हम इस तरीके के पेज सर्कल इस तरीके से 8 वाला शेप बना के नहीं बनाएंगे तो वो पट्टी निकल जाएगी, थोड़ी देर तो रहेगी, फिर जैसे ही आप कुछ भी काम करेंगे या कुछ भी हिलाया डुलाया आपने थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी अंग को आप बिल्कुल ही नहीं हिलाएंगे, पर जब थोड़ा बहुत हिलता डुलता है तो फिर वो पट्टी निकल जाती है, इसलिए इस तरीके से उसकी पट्टी की जाती है। इस विधि से पट्टी अंग्रेजी के 8 के आकार में लेके आया जाता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर 8 के फंदे के आकार बनाए जाते हैं। ये पट्टी जोड़ पर या जोड़ के निकट के भाग पे की जाती है, या तो जोड़ हो वहां पे और नहीं तो जोड़ के जो पास वाला भाग है वो है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं। जैसे कि घुटना कोहनी पर किसी अंग के लिए इस पट्टी को उल्टी पेचदार पट्टी के स्थान पर बांधा जाता है। स्पाइस पट्टी कैसी होती है? चौथी प्रकार की पट्टी, यह भी एक प्रकार की 8 अंक की पट्टी है जिससे कंधे, जांग या अंगूठे पे बांधा जा सकता है। जैसे कंधे या जांग या उस पे बांधा जाता है। इसमें क्या है, स्पाइरल जैसा बनाते हैं, इधर इधर ऐसा करा फिर इधर इधर कर दिया, ऐसे फिर इधर ऐसा करा फिर इधर ऐसे ऐसा कर दिया, तो वो स्पाइरल जैसे ऐसे ऐसे करके सर्पिल आकार ऐसे 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 करके बांध देते हैं। ठीक है, बैंडेज कैसे लगाएं? बैंडेज करते समय याद रखने वाले मुख्य बिंदु निम्न है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि व्यक्ति की कोई भी असुविधा तो नहीं हो रही उसको, और उन्हें बताया कि आप क्या कर रहे हो, उसे बताना भी है कि आप कैसे और क्या कर रहे हैं। जिस और चोट है उस और से काम करें ताकि आपको उनके शरीर की तरफ शरीर को झुकना ना पड़े। शरीर के घायल हिस्से को उस स्थिति में रखें जिसमें कि वो बैंडेज के बाद होगा। ठीक है, सही साइज के बैंडेज का उपयोग करें, हमेशा सही साइज का बैंडेज उपयोग करें कि आपको कौन से साइज का बैंडेज चाहिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों की पट्टी की अलग अलग चौड़ाई की आवश्यकता होती है। सब हमेशा क्या है, जितना जिसका पोर्शन है, जिस तरीके का शरीर है, हमने बताया ना कि किस किस जगह की अंग की पट्टी के लिए क्या क्या रहता है, तो उसके लिए यही है कि भाई आप उस हिस्से के लिए जिस हिस्से के लिए हमें जितने सेंटीमीटर वाली पट्टी चाहिए वो यूज करोगे। उंगली के लिए चाहिए तो 2.5 सेंटीमीटर की हमको चाहिए, हम वही यूज करेंगे। हमें अगर हाथ के लिए चाहिए तो 5 सेंटीमीटर है, पैर के लिए चाहिए तो 7.5 है, कमर वगैरह की पट्टी कर रहे हैं तो 10 से 12-15 सेंटीमीटर की भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप हमेशा उचित पट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। मैंने पहले बताया था ये। किसी अंग की पट्टी करते समय उंगली या पैरों की उंगलियों को ढकने से बचें ताकि आप आसानी से खून के बहाव की जांच कर सकें। फिंगर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पट्टियों को करते समय, जहां तक हो सके फिंगर्स को बचा के ही पट्टी करना चाहिए ताकि कि जो खून का बहाव है आसानी से उसकी जांच कर सके कि खून बह रहा रुक गया या नहीं रुक गया। बैंडेज को मजबूती से बांधे लेकिन कसकर नहीं। मैंने बताया ना कि वो हमें टाइट तो बांधनी है पर ऐसे कस के नहीं बांधनी कि वो खून का जगह ही रोक दे या फिर किनारे बना दे, उसमें निशान जैसे बना दे और गड़ जाए उसके अंदर, तो वो अनकंफर्टेबल होगा और उससे सर्कुलेशन पे भी असर पड़ता है। और किनारों को मोड़कर और उनमें गांठ बांधकर सुनिश्चित करें। उसमें गांठें भी बांधी जाती हैं, आपने देखा होगा कि पट्टी बांधते हैं तो उसमें फिर एंड में पट्टी को 2 पीस करके एक गांठ लगा के फिर उसको घुमा के फिर पट्टी बांध देते हैं। आप सेफ्टी पिन, टेप या बैंडेज क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बैंडेज क्लिप वगैरह भी आती हैं साथ में, तो जो गर्म पट्टी होती है उसमें तो बैंडेज क्लिप साथ में आती है लगाने की, थोड़ी सी इलास्टिक के साथ में हुक टाइप होती है, ऐसे करके उसके अंदर एंगल्स जैसे बने होते हैं 2-3, उसमें इधर से फंसाया फिर दूसरी साइड ले जाके दूसरी तरफ फंसा दिया, तो वो वहां से पट्टी हिलती नहीं है। या टेप भी लगा देते हैं, जैसे एडीसी प्लास्टर होता है वो टेप जैसा होता है, कागज जैसा, उसको फाड़ा और पट्टी के आखिरी हिस्से पे लेके उसे चिपका दिया जाता है तो वहीं पे रोक के रखता है। जैसे ही बैंडेज हो जाए तुरंत ही पूछे कि कहीं ये आपको अधिक टाइट तो नहीं है। पट्टी होने के बाद जरूर पेशेंट से पूछो कि आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो, क्या ये टाइट तो नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि फंस रहा है आपका, या फिर उंगली के नाखून या त्वचा के एक हिस्से पर दबाव बनाकर सर्कुलेशन की जांच करें। जब तक स्किन पेल ना हो जाए
तो ये हमें सर्कुलेशन की जांच करनी है कि वो खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हमने कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं बांधी। कई बार क्या होता है कि चोट इतनी लग जाती है कि सेंसेशन भी वहां उस जगह पता नहीं चलता है पेशेंट को। तो आपको भी खुद को भी जांच करनी है कि कहीं ऐसा ना है हो कि पट्टी ज्यादा है और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अगर रंग तुरंत पहले जैसा नहीं होता है तो पट्टी ज्यादा टाइट हो सकती है, बैंडेज आपकी ज्यादा टाइट हो सकती है अगर आप दबा रहे हैं उस पोर्शन को। और छोड़ने के तुरंत बाद अगर रेड नहीं होता है मतलब कि सर्कुलेशन नहीं है। जैसे आपने दबाया तो जैसे हम दबाते हैं आपने देखा होगा ना कि कलर एकदम से चेंज हो जाता है। अब चेंज हुआ और आपने हटाया तब तुरंत चेंज होता है कि नहीं होता है, ये देखना है आपको। ये जांच है पट्टी करने के बाद कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। आपको इसे ढीला करना है। फिर अगर इस तरह से बात है तो इंजरी के बाद अंग सूज सकते हैं, इसलिए बैंडेज के बाद हर 10 मिनट में सर्कुलेशन चेक करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंजरी होती है, चोट लगती है तो वहां पे स्वेलन जरूरी आती है। कहीं कभी कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, चोट के हिसाब से है कि कितनी रहती है, तो उसे चेक करते रहना चाहिए। रोलर बैंडेजेस, 3 तरह के रोलर बैंडेज होते हैं। इसमें जो जालीदार बुनाई के साथ बनी होती है और हवा को आर पार आने देती है, लेकिन घावों पर दबाव नहीं डालती और जोड़ों को सपोर्ट नहीं करती है। ये इस तरीके की बैंडेज होती है। एक होती है इलास्टिक पट्टियां जो व्यक्ति के शरीर के आकार के हिसाब से ढल जाती हैं और ड्रेसिंग को सुरक्षित और नरम करने के लिए ऊतकों की चोटों जैसे मोच में सपोर्ट आदि के लिए काम करती है। मैं दिखाती हूँ आपको अभी ये वाली पट्टियां कि ये कैसी कैसी होती हैं। ये जालीदार तो वो जो आपने नॉर्मल पट्टी ये तो आपने सबने देखी भी है, कॉटन की होती हैं। और जो ये इलास्टिक वाली पट्टियां बोली जा रही हैं, अगर आपने देखी हैं तो गर्म पट्टी होती है, वो इलास्टिक वाली पट्टी होती है। तो वो जैसे अपन थोड़ा सा खींचते हैं तो वो स्पेंड हो जाती है, वो वाली पट्टी है, उसको इलास्टिक वाली पट्टी बोलते हैं। और वो क्या करती है, हमारे ऊतक को सपोर्ट करती है। जैसे हमारे चोट लगी तो उसको जब हम टाइट करके ऐसे बांध देते हैं तो वो हर पोर्शन को इस तरह से अपलिफ्ट करके उसे सपोर्ट प्रदान करती है। तो उससे जो मोच वगैरह होती है उसको सपोर्ट मिलता है और उनमें वो ही बांधी जाती हैं। क्रैप बैंडेज का उपयोग क्षतिग्रस्त जोड़ों को मजबूत सहारा देने के लिए किया जाता है। अब ज्यादा ही जोड़ों पे चोट जोर से लगी है तो हम क्रैप बैंडेज यूज करते हैं, वो गर्म पट्टी होती है। इलास्टिक बैंडेज और क्रैप बैंडेज में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। इलास्टिक बैंडेज थोड़ी सी खिंच जाती है और जो क्रैप बैंडेज होती है वो बिल्कुल एकदम से टाइट होकर के उस मतलब हमने थोड़ा सा खींच के लगाया वो ऐसे करके तुरंत उस चीज को जैसे पकड़ लेती है, एक तरह से अपना वो बना लेती है, उसके ऊपर दबाव बना लेती है और वो सपोर्ट करती है। रोलर बैंडेज लगाने के लिए बैंडेज को रोल्ड पार्ट को चोट के ऊपर बिना रोल्ड हिस्से को चोट के नीचे की ओर रखें। अब जो जैसे पट्टी कैसे बांधनी है, ऐसे नहीं बांधनी है, ये से ऐसे करके हमेशा ऐसे बांधनी है, ठीक है ना। इंजरी के चारों और 2 बार लपेटने से शुरुआत करें। सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे, इंजरी जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह पे ही पहले 2 बार उसको लपेटो और फिर शुरुआत करें ताकि आखिर का सिरा जगह पे रहे। तो जो लास्ट वाला सिरा है वो जगह पे ही रहे, इस तरीके से हमें उस पट्टी को करना है। अंग के ऊपर के सिरों को चढ़ाते हुए पट्टी बांधें और इस बात का ध्यान रखें कि नई परत पिछली परत के तिहाई से लेकर के 2/3 हिस्से को ढके। ठीक है, हमें इंश्योर करना है कि जब हम पट्टी को ऊपर के सिरों की तरफ चढ़ाते हुए पट्टी बांधे ध्यान रखें कि हर नई परत पिछली जो परत है, जैसे कि फर्स्ट परत है उसमें उसने कितना पोर्शन ढका, तो जितना भी पोर्शन ढका हुआ है हमारा, जैसे कि आप सोचिए कि आपका ये पूरा पोर्शन है, अब इसने इतने पोर्शन को ढका, तो हम जब दोबारा पट्टी करेंगे तो आप देखो कि इतना हिस्सा तो पूरा ही ढक ही जाना चाहिए उसका। इतना अगर बच गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा जैसे आपको। हाँ, इस तरीके से करके आप लोग यूज कर रहे हैं पट्टी को कि वो उतना 2/3 उसका ढकता जाना चाहिए। पट्टी को एक बार फिर से लपेटकर किनारे की ओर सुरक्षित करके खत्म कर दें। फिर पट्टी को एक बार फिर और अच्छे से लपेट के उसके ऊपर और लास्ट करके खत्म कर दें। कोहनी और घुटने की पट्टियां लगाते वक्त पट्टी की जगह पर रखने या मोच और खिंचाव को सहारा देने के लिए जोड़ को थोड़ा सा मोड़े। पट्टी की 8 की फिगर लगाएं। अभी 8 वाली अभी फिगर हमने पढ़ी थी ना कि अंग्रेजी के 8 अंक के प्रकार में लगानी है। पहले ऐसे करके ऐसे ले जानी है, फिर उसको सपोर्ट करके पीछे से लाके फिर वापस आगे, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, फिर वापस ऐसे आगे लाके। क्योंकि जब आप उसे ऐसे ऐसे लगाओगे, सीधे सीधे रोल करके पट्टी लगाओगे, तो वो साधारण जो पेच वाली पट्टी वो नहीं चलेगी वहां पे। इसलिए आप आगे से ले जाके जब पीछे ऐसे ले गए और फिर पीछे से उल्टा लेकर के फिर वापस आके ऐसे लाए, तो क्या करेंगे, वो 8 का अंक बन जाएगा। ऐसे करके ऐसे ले गए, फिर वापस लाए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे लगाई।
तो उससे उसको सपोर्ट मिलेगा और वो फिर पट्टी निकलेगी नहीं। हाथ पर ड्रेसिंग लगाते वक्त पट्टी की जगह पर रखने के लिए मोच और खिंचाव को सहारा देने के लिए आड़े घुमावों का उपयोग करते हुए कलाई के अंदर के हाथ के पीछे की ओर छोटी उंगली के अंत तक अंगूठे को मुक्त रखते हुए काम करें। अंगूठे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जो हाथ कलाई के अंदर की तरफ वाला हिस्सा है उससे करते हुए पट्टी को हाथ के पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब कलाई का हिस्सा क्या है, ये अंदर की तरफ कर लिया, कलाई का अंदर का हिस्सा ऐसे ऐसे अंदर की तरफ रख लिया, और इस अंगूठे को हमने मुक्त छोड़ दिया है। ठीक है, इसको मुक्त छोड़ के फिर हम पट्टी कर रहे हैं इसके अंदर, इधर से लाके ऐसे और इधर से लाके ऐसे। ठीक है, ट्यूबुलर बैंडेजेस। ट्यूबुलर बैंडेजेस कैसे होते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। ट्यूबुलर बैंडेज का उपयोग हाथ और पैर की उंगली की पट्टी करने में या क्षतिग्रस्त जोड़ों को सहारे देने में काम में लिया जाता है। कि ये जो ट्यूबुलर बैंडेज है हम क्या करते हैं, हाथ या पैर की उंगलियों के लिए या फिर क्षतिग्रस्त जोड़ों को सहारा देने के लिए। ये फैब्रिक ट्यूब की बनी होती है, ये फैब्रिक ट्यूब की बनी होती है। आप टखने जैसे मुड़ने वाले जोड़ों पर लचीली पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टखना है, मुड़ेगा वो, आप चलेंगे तो, ठीक है ना, तो ऐसी लचीली पट्टियां कि आप चल रहे हैं तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। कहने के लिए एडजस्टेबल पट्टी हो गई, जैसे ये तो आपने चले, थोड़ा ऐसा हुआ, आपने सीधा रखा तो वो वापस सीधा हो गया। और इसकी जगह अगर वो सूती वाली पट्टी होगी तो वो अगर ऐसे किया तो वो ऐसे कैसे नीचे लटक जाएगी, या फिर खिंचाव होगा जो पुर चोट की जगह से वो हट जाएगी। और ये वाली क्या होगी, एडजस्ट हुई, वापस अपने आप ऐसे हो जाती है, फैलती सिकुड़ करके एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि ट्यूबुलर गॉज से बनी होती है और इन्हें उंगलियां या पैरों की उंगलियों के लिए रखा जा सकता है, लेकिन रक्तस्राव रोकने के लिए कोई दबाव नहीं देती है, प्रेशर नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी जैसी हो जाती है ना, थोड़ी सी खिंचने वाली, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रखती है वो। किसी चोट पर ट्यूबुलर पट्टी रखने से पहले आपको इसे छोटे आकार में काटने की आवश्यकता होती है। जिस हिसाब से आपको चोट पे रखनी है तो उस हिसाब से उसको काट लेना पड़ता है। त्रिकोणीय पट्टी। अब त्रिकोणीय पट्टी क्या है देखते हैं। त्रिकोणीय बैंडेज है। त्रिकोणीय बैंडेज लंबी ड्रेसेज में से एक अंग को सहारा देने में, गोल पट्टी के गलपट्टी के रूप में या किसी ड्रेसिंग की जगह पर सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब त्रिकोणीय बैंडेज में हम क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग ये है, जब हमने ड्रेसिंग करी तो उस अंग को सहारा देने के लिए, या गले की पट्टी के रूप में, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि अगर हाथ में चोट है तो उसको सहारा देना है, कि हिलाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गले में लेके एक पट्टी बांध देते हैं, उसी के अंदर से लटका देते हैं, तो उसके लिए ये यूज की जाती है। अगर आप त्रिकोणीय पट्टी को बाहां पर गल पट्टी के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो इसे खुला इस्तेमाल करें। आपको चाहिए जब आप काम कर रहे हैं तो व्यक्ति को अपनी बाहां को सीने के आगे की ओर पकड़ने और बाहां को सहारा देने को कहें। कि जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलो कि आप बाहां को आगे की तरफ रखो, सीने के पास, और सहारा दे के रखो, ताकि हम उसे अच्छे से बांध पाए। बाहां के नीचे और गर्दन के पीछे की ओर चारों ओर पट्टी को रखें। बाहां के नीचे आपने ली पट्टी, उसको ऐसे हाथ के नीचे रखा, और गले के पीछे, यहां से गले के पीछे से लाए और हाथ के नीचे से रख के उसको बांध दिया। ठीक है, बैंडेज के दूसरे हिस्से को बाहां के ऊपर रखें ताकि ये कंधे से मिल करके गांठ बांधी जा सके। ऊपर की तरफ ला करके उसे गांठ बांध देंगे। कोहनी पर पट्टी को ढीली छोरों को दबाएं और पिन का उपयोग करें। कोहनी पे तो क्या करना पड़ेगा हमको, पट्टी को दबा करके पिन्स लगाने पड़ेंगे, जो वैसी वाली पिन आती है उसमें लगनी की आती है। फ्रैक्चर हड्डी टूटना एवं इसकी सामान्य व्यवस्था। फ्रैक्चर और हड्डी टूटना क्या है, सामान्य व्यवस्था क्या रहेगी हम देखते हैं। आमतौर पर अस्थिभंग टूटी हुई हड्डियों और उसके आसपास के क्षेत्र को 2 से 8 सप्ताह तक स्तरीकरण कर दिया जाता है। जैसे कोई भी हड्डी टूटती है तो उस जगह को क्या करते हैं, हम सपोर्ट देके स्थिर कर देते हैं। प्लास्टर के ऊपर बोलते हैं ना, प्लास्टर करना पड़ा है इसके ऊपर, तो वो उसको जोड़ या जो भी हड्डी जहां से टूटी है वो हिले नहीं, इसके लिए उसको टाइट करके, है ना, वहां पे इस तरीके से कर देते हैं कि वो स्थिर रहे। जिस भी चीज की उसको सपोर्ट देके स्थिर रहे, तो उसमें भी क्या पट्टी यूज करी जाती है, फिर उसके प्लास्टर करके उसको रोका जाता है। स्थिरीकरण की अवधि इस पर निर्भर करती है कि कौन सी हड्डी प्रभावित हुई है। फिर कुछ जटिलताएं जैसे कि रक्त की आपूर्ति या समस्या या संक्रमण के, ये हम कैसे देखेंगे कि किस तरह कैसी हड्डी टूटी है और कितनी टूटी है, किस जगह की टूटी है, और हड्डी टूटने के साथ घाव तो नहीं है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पट्टी जो प्लास्टर है वो कितने दिन रहेगा, उसका जो स्थिरीकरण है वो कब तक की जो अवधि है वो टाइम क्या रहेगा। ठीक है, अस्थि भंग, हड्डी टूटने के
क्या है, ये एक चिकित्सकीय स्थिति है। इसमें हड्डी की निरंतरता में चोट और रोगजनक फ्रैक्चर, हड्डी टूटने की कुछ चिकित्सकीय परिस्थिति जैसे कि अस्थि सुरिष्टता, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि कैंसर या अस्थिजन्य अपूर्णता के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मामूली आघात से ही या थोड़ी सी चोट लगने से ही टूट जाती हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत जोर से कुछ लगी है चोट और वो टूट गई हड्डी। वर्गीकरण क्या है इसका हम देखते हैं। चलो, कारण क्या है? ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, आघात, अस्थिभंग। ट्रॉमेटिक क्या, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी गाड़ी से एक्सीडेंट या गिर गए या आपके किसी चीज से टकरा गए तो आपको चोट लग गई है, ये हो गया आपका अस्थिभंग का प्रकार। सड़क पर गिरना, यातायात दुर्घटना, लड़ाई या कोई भी कारण हो सकता है, या आप कहीं से भी गिर गए, छत से गिर रहे हैं या किसी ऊंची जगह से या किसी भी जगह से आप गिर गए हैं तो आपको इस तरीके का अस्थिभंग हो सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है? रोगजनक अस्थिभंग कि उसका रीजन क्या है? कुछ रोगों के कारण होने वाला अस्थि है कि आपको कोई रोग हो गया है जिससे हड्डी कमजोर हो गई है और थोड़ा सा भी कुछ टकराता है या लगता है तो आपके जो मेटा सिस्टम है वो हड्डी कमजोर होने के माध्यम से आपकी अस्थि भंग हो जाती है, तुरंत ही उस पर चोट लगती है और वो आपके चोट लग जाती है, टूट जाता है वो सबसे ज्यादा सामान्य कारण है ये उसका। सभी अस्थि भंग को व्यापक स्तर पर इस प्रकार का बताया जा सकता है। क्लोज फ्रैक्चर, बंद और साधारण अस्थिभंग। क्लोज फ्रैक्चर कैसा होता है? क्लोज फ्रैक्चर है कि आपकी हड्डी अंदर ही टूटी है, बाहर कोई घाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर आपकी हड्डी टूट गई है और त्वचा आपकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, जैसी है। अब ऐसे देखेंगे तो इसे कह ही नहीं सकेंगे आपकी यहाँ अंदर हड्डी टूटी है, पर वो टूट चुकी है, तो वो उस टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं हम क्लोज फ्रैक्चर, कि अंदर त्वचा बाहर त्वचा जो की त्यों है और अंदर हड्डी टूट गई है, उसे हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर भी इसको जो हम दूसरा पढ़ रहे हैं वो है ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें घाव भी शामिल है और जो कि अस्थिभंग के साथ जुड़ा हुआ है। हड्डी तो टूटी है ही, अब उसमें घाव भी है कि जो स्किन है वो भी फट गई है, उसमें भी घाव बन गया है। तो इस प्रकार की बाहर निकली हुई उजागर हड्डी संदूषण करती है और खुली चोट के संक्रमण का जोखिम अधिक बढ़ जाता है। अब ये ज्यादा टिपिकल हो गई कि इसमें घाव भी है आपके पास और आपके अंदर हड्डी भी टूटी है, और इसमें क्या होता है, संक्रमण होने के कारण वो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन्फेक्शन बहुत जोखिम उसका बहुत ज्यादा रहता है कि किसी भी तरीके से उसके आपके हड्डी में लग सकती है, मतलब संक्रमण हो सकता है। अन्य प्रकार के अस्थिभंग वो कौन कौन से हैं? कंप्लीट फ्रैक्चर, पूरा फ्रैक्चर कैसे होता है कि अस्थिभंग इस तरह का अस्थिभंग जिसमें हड्डी के टुकड़े पूरी तरह से अलग हो गए, दो टुकड़ों में, जैसे कि अब ये हम देख रहे हैं कि ये सीधा है, ठीक है, अब ये पूरी एक हड्डी है, अब इसके दो अलग अलग ऐसे टुकड़े हो गए और ये गिरी हुई है, तो ये क्या हो गया, अब ये पूर्ण अस्थिभंग है, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इसमें हड्डी के टुकड़े आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं और हड्डी वाले ऊतकों में दरार आ जाती है, ये चटक जाते हैं, जिसमें अस्थिभंग टूट जाते हैं, जिसमें अस्थिभंग रेखा पूरी तरह हड्डी को पार नहीं करती है, इसे अपूर्ण अस्थिभंग कहते हैं। जैसे वो क्रैक आ जाता है ना कि दिख नहीं रहा आपको, ये दिख तो आपको ऐसे ही रही है, कहीं इसमें है ना अंदर से तो टूट गई है, क्रैक तो आ गया, पर ये ऐसे अलग अलग नहीं हुई है, इसके दो टुकड़े नहीं हुए हैं, ठीक है ना, पर ये टूट चुकी है, अंदर क्रैक उसमें आ चुके हैं, ठीक है। लीनियर फ्रैक्चर, इसमें वो हड्डी के लंबे अक्ष के समानांतर है, जो कि हड्डी के लंबे अक्ष के समानांतर फ्रैक्चर जो होता है रैखिक, वो वाला अस्थिभंग। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें अस्थिभंग रेखा हड्डी के लंबे अक्ष के समकोण में होती है, इस तरीके से आपका अस्थिभंग हो गया है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, इसमें अस्थिभंग रेखा लंबे अक्ष को तिरछा काटती है, अब ऐसे तिरछा क्रैक आ गया है, ऐसे करके ऐसे, जैसे कि ऐसे करके ऐसे, ये ऑब्लिक हो गया, ऑब्लिक फ्रैक्चर हो गया, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये इस तरीके से, ये हो गया आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऐसे ये वाला नहीं है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक या तिर्यक फ्रैक्चर, अस्थिभंग। सर्पिल फ्रैक्चर, इसमें हड्डी का कम से कम एक हिस्सा मुड़ जाता है, हड्डी टूटी तो है ही, साथ में मुड़ भी गई है, तो वो क्या हो गया, हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर हो गया। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, बहुखंड अस्थिभंग, इसमें हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि हड्डी टूट के ये अलग तो हुई, पर जो दूसरी किसी भी एक हड्डी के उसके छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुखंड।
इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इसमें पचड़ी अस्थिभंग भी इसको बोलते हैं। इसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे के अंदर, अब ये है, अब इसी टूट के अलग तो हुआ, पर ये इसमें ऐसे करके ऐसे घुस भी गया अंदर। इसमें ऐसे कई बार कई सारे केसेस में ऐसे होता है कि हड्डी में इतना प्रेशर के साथ लगा के वो टूट के दूसरी हड्डी के अंदर जाकर के घुस गई, तो वो बड़ा ही खतरनाक होता है। एब्लेशन फ्रैक्चर, ये अस्थिभंग तब होता है जब किसी हड्डी के खींचे जाने से हड्डी से जुड़े टेंडन्स और लिगामेंट्स, मांसपेशी और लिगामेंट्स हड्डी से अलग हो जाए और उनमें टूट फूट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से इतना ज्यादा खिंचाव उत्पन्न हो गया हड्डी से कि जो हड्डी है वो हड्डी से जुड़े हुए है ना, बहुत पतले पतले मांसपेशियों के नरम नरम ऊतक होते हैं, वो टेंडन्स है ना, उसको लिगामेंट और टेंडन हमारी हड्डी को जोड़े रखने का काम करते हैं। क्यों, जैसे कि जोड़ों पे होती है ना हड्डियां, जैसे हमने हमारी कोहनी के पास है या हमारे शोल्डर इधर, यहाँ पे टेंडन्स भी होते हैं जो उनको चलाने का काम करते हैं और उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो जैसे ही खिंचता है ना, खिंचाव बनता है, जैसे कंधे वाली है, अब इस पे अगर खिंचाव बना और वो टूट गई तो जो उसके लिगामेंट्स और टेंडन होंगे वो भी सारे वहां से टूट जाएंगे। इस तरीके को एब्लेशन फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर क्या है? हड्डी का फ्रैक्चर हड्डी के ऊतकों की निरंतरता में पूर्ण या आंशिक विराम, पूरा या आंशिक विराम आ गया है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। खेल कूद में लगी चोट, कार दुर्घटना में लगी चोट, गिरने के कारण किसी भी तरीके की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। ये दर्दनाक होता है, चोटों को ठीक होने में समय लगता है। हालांकि हड्डियों की कमजोरी से होने वाले कुछ चिकित्सकीय स्थितियों के परिणाम कई अस्थिभंग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन भी होते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हड्डी की टीबी वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होता है कि हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि अगर आप थोड़ा सा भी गिर गए ना, चलते चलते भी गिर गए, तो आपकी हड्डियां बहुत बुरी तरह से टूट जाती हैं। तो वो भी एक कारण है। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, क्रॉनिक है, सीवियर है, कोई सा भी है, तो आप अगर थोड़ा सा भी गिर जाओगे तो आपकी हड्डियों का चूरा चूरा बिखर जाता है। चूरा चूरा में छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े में बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इसके लिए चिकित्सा शब्द एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कहते हैं। अस्थि भंग के कारण क्या होते हैं सभी आप जानते हो, दर्दनाक घटनाएं, खेलें, चोट, वाहन दुर्घटनाएं और गिरना, ये सब क्या है? अस्थि भंग के कारण होते हैं। हड्डी टूटने के लक्षण क्या है? अब मेन लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि इस जगह की हड्डी टूट गई है? आप कैसे डायग्नोज कर पाओगे? प्रथम प्राथमिक चिकित्सा से कैसे दे पाओगे कि इसकी हड्डी टूटी है? उसके दर्द होगा, पेन इतना होगा कि वो उस पेन को सहन नहीं कर सकता है। चोट में, साधारण चोटों में भी दर्द होता है, पर इस तरीके का दर्द जो असहनीय है, उसके साथ सूजन है, चोटें हैं, प्रभावित स्तर के आसपास त्वचा का रंग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है कलर उस जगह का, सामान्य कोण पर प्रभावित क्षेत्र का फैलाव अलग दिखाई देता है, घायल क्षेत्र पर वजन डालने में असमर्थता, कि जिस जगह अगर हड्डी टूटी है तो आप उस पर वजन नहीं डाल सकते, किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकते हो कि हम कहते हैं फिंगर को हिला के दिखाओ, जैसे कि इस जगह की हड्डी टूट गई तो अगर आप इसे मोड़ना चाहोगे ना तो वो मुड़ेगी नहीं, वो अपना मोशन नहीं करेगी। इसका मतलब कि नहीं, ये टूट चुकी हड्डी। प्रभावित क्षेत्र का स्थानांतरित करने में असमर्थता, कि उस क्षेत्र को आप इधर से उधर हिला डुला नहीं सकते हो। प्रभावित हड्डी या जोड़ में पीसने की अनुभूति, रक्तस्राव अगर एक जगह खुला फ्रैक्चर है, अगर क्लोज फ्रैक्चर नहीं है, मतलब ऊपर की स्किन जुड़ी भी नहीं है, खुला हुआ फ्रैक्चर है, चमड़ी भी हट गई है, मांस, त्वचा भी हट गई है, तो मांस दिखाई दे रहा है, तो वो खुला फ्रैक्चर है, वो गंभीर है, गंभीर मामले होते हैं ये। और इसमें क्या होता है? चक्कर आते हैं आपको। अगर आपकी हड्डी टूट गई है और गलती से उसको थोड़ा बहुत भी हिलाने की कोशिश करी भी आपने, या हिल भी गई किसी तरीके से, तो आपको चक्कर आएंगे, उबकाई आएंगी, उल्टी आएंगी, और आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, और ऐसे बेहोशी जैसी हालत होने लग जाएगी। देख, इसमें लिख रखा चक्कर आना, बेहोशी या चक्कर आना, मितली, दर्दनाक हड्डी की चोटें कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, और आज ही से इसलिए आप ऑर्थोपेडिक्स से मिलना जरूरी होता है हमको, कि आप देखें, ध्यान रखें, और ऐसी ऐसी चीजें अगर दिखाई दे रही हैं किसी भी पर्सन के अंदर चोट लगने के बाद में, तो मतलब उसकी हड्डी टूटी हुई है। चक्कर आना और मितली जैसी जो परेशानी है, पसीना आना एकदम से, वो इसका मेन है, आपको पता चल जाता है। उसे दर्द तो सभी तरह की चोटों में होता है, उसे आइडेंटिफाई करना कि इसके दर्द और इसके दर्द में क्या डिफरेंस है, थोड़ा वैसा होता है, क्योंकि कभी क्रैक आ जाते हैं तो वो क्रैक भी उतना ही दर्द करता है जैसे हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, कि जो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए या फिर हल्का सा दरार आ जाए, दोनों एक जैसी चीजें हैं, दर्द होता है।
आपका अगर आपके किसी जगह के घाव हो गया है तो उसमें भी दर्द होता है, पर उनके दोनों के दर्द की हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि दोनों तरह का दर्द किस किस तरीके का दर्द है, भिन्न होते हैं क्योंकि ये दर्द थोड़े ना, तो उसको आप इन वाले जो हमने लक्षण बताए हैं उनको देख करके डायग्नोज जब करेंगे तो आप आराम से पता लगा सकोगे कि हाँ इसको इस तरीके की हड्डी की प्रॉब्लम है। भाई इसे चक्कर भी आ रहा है, मितली भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, पीसने जैसा अनुभव हो रहा है, और ये देखिए उसका रंग उड़ गया है, सूजन है। सबसे पहले तो सूजन ही आ जाती है, तुरंत सूजन आ जाती है उस जगह पे चोट के लगते ही, और उसका जो कलर है वो भी डिस्कलरेशन हो जाता है, वहां पे कलर थोड़े चेंज हो जाते हैं। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर, इस प्रकार के फ्रैक्चर दर्दनाक घटनाओं जैसे कि गिरने और कार दुर्घटना वगैरह, गाड़ी की किसी भी तरीके की दुर्घटनाएं उनमें होते हैं। ये क्या क्या है? बंद या खुला फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बारीक रेखा सा फ्रैक्चर मतलब हल्का क्रैक, विखंडित अस्थिभंग, एब्लेशन फ्रैक्चर, संपीड़न और प्रभावित फ्रैक्चर। ठीक है, इनका निदान क्या है? निदान क्या है? फ्रैक्चर के प्रकार और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर एक भौतिक मूल्यांकन और आदेश इमेजिनेशन परीक्षण करेगा। क्या करेगा? वो एक्सरे करेगा। सबसे पहले आपका आप जाओगे, एक्सरे करेगा और देखेगा कि हड्डी कितनी टूटी है, कैसे टूटी है। एक्सरे ब्रेक की द्विआयामी छवि बनाएंगे आप कि कैसे क्या है, आप देखो उसको, आपको पता चलेगा कि इसमें हड्डी का क्या हाल है। एक हड्डी स्कैन का उपयोग कर उन फ्रैक्चर को खोजने के लिए किया जाता है जो एक्सरे पर दिखाई नहीं देता है। एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन हड्डी के विस्तृत क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए कंप्यूटर एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अब ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हम हड्डी की फ्रैक्चर को देख सकते हैं, कि कौन कौन से फ्रैक्चर नहीं दिखाई दे रहे हैं और किस किस चीज में ऐसे ऐसे फ्रैक्चर देख सकते हैं। और एक एमआरआई के अंदर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके विस्तृत छवियां बनाते हैं जिसमें कि तनाव फ्रैक्चर के निदान के लिए किया जाता है कि जो फ्रैक्चर हुआ है किस प्रकार का हुआ है, इसका निदान कैसे करना है, ये एमआरआई वगैरह में हम शो कर लेते हैं, दिखाई देता है कि किस किस जगह पे क्या क्या चीजें टूटे हैं। जैसे लिगामेंट्स वगैरह अगर टूट रहे हैं तो वो एक्सरे में तो आएंगे नहीं, वो एमआरआई के अंदर ही आते हैं कि लिगामेंट्स और आपके टेंडन्स अगर टूट गए हैं तो वो आपको एमआरआई में पता चलेगा कि ये लिगामेंट और टेंडन टूट गए हैं, और इसका भी निदान करना पड़ेगा क्योंकि अगर लिगामेंट और टेंडन्स को ठीक नहीं किया गया तो हड्डी ठीक होने के बाद भी जो भी पोर्शन है वो काम नहीं करता है। इलाज क्या है? स्प्लिंट, ब्रेस या कास्ट सहायक उपकरण जिनसे कि उपयोग टूटी हड्डी को ठीक करने के दौरान स्थिर करने और सहारा देने के लिए किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए और उनको स्थिर करने के लिए यूज करते हैं। कर्षण एक स्थिरीकरण तकनीक है जो टूटी हुई हड्डी को चारों ओर से मांसपेशी और टेंडन को धीरे धीरे फैलाने के लिए पुली और वजन का उपयोग करती है और उपचार को बढ़ावा देने के लिए हड्डी के सिरों को संरेखित करती है। खुली कमी और आंतरिक निर्धारण, सर्जरी के लिए गंभीर फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है कि अगर बहुत गंभीर फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी हड्डी को ठीक कैसे करेगा, उसको निकाल करके ऑपरेट किया जाएगा, खोला जाएगा और फिर में उसमें आप बोलते ना कि लोहे की रॉड लगी है, छड़ लगी है या स्क्रू बांधे हैं। कभी आप कभी किसी हॉस्पिटल वगैरह में देखे हो तो ऐसे करके लंबी लंबी रॉड लगा के बाहर बड़े बड़े स्क्रू टाइट करे होते हैं उनको जोड़ने के लिए। इस तरीके की हड्डियां इस तरीके की चीजें भी यूज करते हैं। छड़, स्क्रू, प्लेटों का उपयोग करके ठीक करने के लिए जगह में रखते हैं कि खोल करके उसको सपोर्ट किस चीज से देंगे, उस चीज से देंगे ना, फिर तभी तो वो हड्डी ठीक हो पाएगी। बाहरी फिक्सेशन में डॉक्टर फ्रैक्चर साइट के ऊपर नीचे टूटी हुई हड्डी में मेटल पिन या स्क्रू लगाते हैं। ठीक है, मेटल पिन या स्क्रू लगाते हैं। पिन या पेच त्वचा के बाहर से एक धातु की पट्टी से जोड़ देते हैं। जो पिन या उसके स्क्रूज होते हैं ना, पेच होते हैं, वो बाहर की तरफ ही होते हैं, वो दिखाई देते हैं हमको अच्छे से कि ये जोड़े हुए हैं उन सब चीजों को, प्लेटों को और स्क्रूज वगैरह को लगा रहे हैं। जटिलताएं क्या हैं? हालांकि हड्डी की फ्रैक्चर आमतौर पर उचित उपचार से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। अधिकतर तो चीजें ठीक हो ही जाती हैं। आजकल तो वैसे भी इतना डेवलपमेंट हो गया है हमारे मेडिकल साइंसेज में कि हर तरीके के फ्रैक्चर्स का हो सकता है, पर हो जाता है इलाज, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं होती हैं। सुनो क्या क्या चीजें हैं। फ्रैक्चर गलत स्थिति में ठीक हो सकता है या उपचार की प्रक्रिया के दौरान हड्डी हिल गई हो, किसी भी तरीके से बहुत बार हो जाता है ऐसा कि हड्डी हिल गई या हड्डी एक के ऊपर एक जुड़ गई, इस तरीके से भी चीजें हो जाती हैं, या टेढ़ी जुड़ गई, ऐसा भी आता है। यदि उपचार के दौरान बचपन की हड्डी का फ्रैक्चर बाधित हो तो उस हड्डी की विशिष्ट विकास प्रभावित कर सकता है कि अगर वो सही से जुड़ा ही नहीं है तो जो उसका जिस तरीके से उसका विकास होना चाहिए,
हड्डी की बाल्यकाल है ना, क्योंकि बचपन है तो वो हड्डी तो बढ़ेगी उस हिसाब से, पर वो जब जोड़ी ही सही नहीं है तो वो सही से विकास उसका होगा ही नहीं, तो ऐसा ही रह जाएगा। ये बात, एक यौगिक फ्रैक्चर में बैक्टीरिया त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं और हड्डी की अस्थि मज्जा को संक्रमित कर सकते हैं। अब खुला हुआ है तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स वगैरह का पूरा कोर्स दिया जाता है ताकि इस तरीके के इन्फेक्शन ना हो, और वो घाव को बंद करके स्टिचेस वगैरह लगा करके और आपको ऐसी एंटीबायोटिक के कोर्स आपका पूरा चलाया जाता है कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है, हड्डी के फ्रैक्चर को कैसे रोकें? सबसे पहली बात, मोटर वाहन की सवारी करते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने ताकि आपके इस तरीके से चोट ना लगे। मनोरंजक गतिविधि जैसे साइकिल चलाना, स्नोबोर्डिंग, संपर्क खेल, हमेशा उचित सुरक्षा गियर पहने, जैसे हेलमेट वगैरह, और पैडिंग्स होती है ना हाथ पे, घुटने में, कोहनी में लगाने की पैडिंग्स आती हैं अलग अलग, कि अगर आप उसमें गिर भी लग गए ना तो वो जो प्रभावित एरिया, जो मेन हड्डियां होती हैं जिन पे गिरने से चोट इस तरीके की लगती है कि वो फिर आगे के लिए बहुत दुखदायी हो जाती है, तो वो वाली चीजों को आप पहने ताकि वो परेशानी ही ना आए आपके पास। गलियारों और सीढ़ियों को ट्रैपिंग के खतरों से मुक्त रखें कि इस तरीके की ना हो गलियारे और सीढ़ियां कि आपको वहां आप गिर सकें और चोट लग जाए आपको। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ताकत और संतुलन में सुधार के लिए नियमित व्यायाम करते रहें। ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट क्या होते हैं, उनकी हड्डियां क्योंकि बहुत कमजोर हो जाती हैं, पर अगर वो योग व्यायाम करें और उचित आहार लें, संपूर्ण पोषित भोजन वगैरह लेते रहें और जरूरी जो उनको सप्लीमेंट्स चाहिए वो भी लेते रहें, तो उनकी हड्डियां छोटी मोटी चोटों को झेल जाती हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट वो अपना लेते ही रहे हमेशा। हड्डी बनाने वाली दवाएं और पूरक जैसे कैल्शियम और विटामिन डी शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। नहीं अपने आप ही आप अपनी मर्जी से खा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो चीजें अधिक हो जाती हैं तो फिर वो भी घातक होती हैं। फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक उपचार क्या हमें करना है? यहाँ फ्रैक्चर के लिए कुछ प्राथमिक उपचार दिए गए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, टूटी हुई अव्यवस्थित हड्डी को हिलाने से हड्डी, आसपास की नसें, ऊतकें और रक्त वाहिनियों के अंदर नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या इंश्योर करना है कि जिस जगह पे चोट लगी है, जो हड्डी हमें लग रहा है कि टूट गई है, उससे बिल्कुल स्थिर कर दिया जाए। किसी भी चीज का सपोर्ट देके स्थिर कर दो ताकि वो हिलेगी नहीं, तो उसके जो ऊतक हैं, लिगामेंट्स वगैरह, टेंडन्स हैं, उनमें मतलब कि नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। तो उसको पहले आप स्थिर कर दो, जड़ कर दो। इसलिए आंदोलन को प्रभावित करने के लिए इसे यथासंभव स्थिर कर दें। सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति सदमे की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि सदमे की स्थिति में होगा ना तो वो स्थिर नहीं रख पाएगा। और हड्डी को स्थिर करने के लिए एक पट्टी का उपयोग करें जब तक कि व्यक्ति को उचित सहायता, चिकित्सक की सहायता ना मिल जाए। बस हम फर्स्ट एड में उसे इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते हो सपोर्ट, क्योंकि वो तो जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा वो ठीक नहीं हो सकता है। यदि कोई खुला घाव है तो उसके आगे की चिकित्सा उपचार के रास्ते में एक साफ कपड़े या पट्टी से उसको ढक दो, और थोड़ा सा खून वून रोकने का थोड़ी हम वो करते हैं, ट्राई करते हैं कि खून वून ना निकले और घाव उसका खुला ना रहे, क्योंकि खुले रहने से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, वो अंदर तक जाता है। शरीर के घायल हिस्से को ऊंचा रखें ताकि रक्तस्राव और सूजन कम हो। हमें जैसे कि चोट लग गई है जिस स्थान पर, तो नीचे नहीं करना चाहिए कभी भी, ऊंचा रखेंगे आप। जैसे इस जगह पे चोट लगी है हाथ पे, तो आप उसे ऊंचा कर दो। ऊंचा कर दोगे तो क्या होगा कि वो उस पोर्शन से सूजन भी कम आएगी उस पोर्शन में, और खून भी कम निकलेगा। जलने का प्राथमिक उपचार, अब ये हमारा नया टॉपिक है। अभी तक हम हड्डी और पट्टी और इन सब के ऊपर जैसे कि प्राथमिक उपचार क्या दे रहे हैं, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसमें हमारा क्या काम था हमने वो पढ़ा अभी तक। पट्टी कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके की पट्टी है, वो हमने चीजें देखी। अब ये हमारे सामने आ गया कि हमें आगे जलने के ऊपर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। 10 मिनट रहते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि जलने पे जो जलने के प्राथमिक उपचार है उसका कैसे क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रभावित व्यक्ति को गर्म जगह से तुरंत दूर ले जाना चाहिए और जिससे उसका जलना बंद हो जाए, और 10 से 30 मिनट तक ठंडा या गुनगुना पानी डालकर जले हुए स्थान को ठंडा करना चाहिए। ये जो प्रभावित व्यक्ति है जिसके भी जो जल रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसे उस चीज से दूर ले जाना है, जैसे कि गर्म पानी से जला या दूध, चाय
या आग, किसी भी ऐसी चीज या किसी केमिकल वगैरह से, तो उस जगह से दूर ले जाओ ताकि उस चीज से जलना पहले बंद हो जाए उसका। और 10 से 30 मिनट तक ठंडा या गुनगुना पानी डाल करके उस स्थान को ठंडा करना चाहिए। उस पर कभी भी बर्फ वगैरह का पानी नहीं डालना चाहिए, कोई क्रीम, घी, तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। बर्फ या बर्फ के पानी का या किसी क्रीम या घी अथवा मक्खन का जैसी चिकनाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जली हुई त्वचा के आसपास कोई कपड़ा या गहना हो तो तुरंत हटा दें, मगर त्वचा के साथ चिपक गई किसी चीज को बिल्कुल भी नहीं हटाएं। अब कोई जली हुई त्वचा है, उसके आसपास अगर कोई चीज है, मतलब जल रहे हैं, अगर यहाँ जला है आपका, तो उसके आसपास कोई चीज है, आगे से आप उसे निकाल सकते हैं आसानी से, तो निकाल दो। और नहीं तो अगर उस पर कोई चीज चिपक गई है, अगर कपड़ा भी चिपक गया, तो उसे ऐसे करके निकालने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो जो उसका घाव है ना, वो एकदम से पूरा फट जाएगा और जो जला हुआ एरिया है वो और ज्यादा उसके लिए घाव बहुत गहरा हो जाएगा और खतरनाक हो जाएंगी चीजें उसके लिए। कंबल जैसी चीज का इस्तेमाल कर प्रभावित व्यक्ति के शरीर को गर्माहट सुनिश्चित करें, मगर ध्यान रखें कि ऐसे करते समय जले हुए स्थान पर रगड़ नहीं लगे। अब उसे जलने से बचाने के लिए आपने देखा भी होगा कि अधिकतर कंबल का यूज कर रहे हैं, अगर आग वगैरह लग जाती है तो तुरंत उसको ढक देते हैं कि उसकी गर्माहट वगैरह को वहीं की वहीं स्टॉप करके। और पर ये ध्यान रखें कि वो रगड़ खा के उसकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो छिलनी नहीं चाहिए, ये हमें उसका इंश्योर करना चाहिए। जले हुए स्थान को क्लिंग फीलिंग से ढककर रखना चाहिए। जलने से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफिन ली जा सकती है। अब ये तो प्राइमरी है कि तुरंत जो आपने प्राथमिक उपचार किया उसमें ये कर सकते हो आप, कि तुरंत उसे वो आप दे सकते हैं, पर आगे तो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट ही होगा उस चीज का, और वो ही देंगे कि उसको दर्द के से कम करने के लिए क्या लेना चाहिए। डॉक्टर के पूछे बिना इसमें आप कुछ भी ना लें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कब जाएं डॉक्टर के पास, कि कितना जला है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। यह निर्भर करता है कि जलन कितनी गंभीर है, किस तरीके से जले हैं और कितनी जलन आप पे हो रही है। सामान्य जलने का इलाज घर पे भी किया जा सकता है। मामूली जलने पर जले हुए स्थान को साफ करना चाहिए, और अगर छाले हो गए तो जबरदस्ती ना फोड़ें, बल्कि अपने आप फूटने दें। कई बार ऐसा होता है ना, हम घर पे भी जल जाते हैं किसी चीज से, दूध, चाय वगैरह से, तेल गिर गया, फफोला पड़ गया, तो वो आप उसको फोड़ो नहीं, बस साफ कर दो उसको और ऐसे ही खुला उसको छोड़ दो, ठीक है, ताकि वो अपने आप ही धीरे धीरे सूख के अपने आप ही फूटेगा। वो आपको कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ेगा। और जबरदस्ती फोड़ोगे तो वो घाव बन जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर उसमें अंदर मवाद, जलन, पीप पड़ना, गंदा होना, वो इन्फेक्शन क्रिएट होना, वो सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। अधिक गंभीर जलने पर प्रशिक्षित चिकित्सक की देखभाल आपको लेनी चाहिए। प्रोफेशनल जलने वाले डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए। अगर आपके हाई बर्न्स हैं, तो ज्यादा अगर चमड़ी जल गई है, तो चाहे वो कमी जगह पे है, पर नहीं पता आपको कि अंदर कितनी डीप में वो जल गई है, कितना गहराई तक अंदर जल चुका है पोर्शन, ये बात आपको मालूम नहीं है। इसलिए अगर जला हुआ आपको दिख रहा है कि गहरा घाव होता जा रहा है, गहरे जल गया है, ज्यादा जल गया है, ज्यादा स्पेस में जल गया है, बहुत सारी जगह चली गई है, तो आप उसको जरूर डॉक्टर को दिखाओ, प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाओ। और आप किसी अस्पताल या दुर्घटना के आकस्मिक चिकित्सा विभाग के पास चले जाओ। सभी रासायनिक और बिजली से जलने पर, ज्यादा और गहरा जलने पर, जलने की जगह हथेली के आकार से बड़ी होने पर, कि अगर आपके हथेली के आकार से बड़ी जगह है जहां आप जले हो, तो फिर आप ना जरूर डॉक्टर के पास जाओ। थोड़ा मोड़ा इतना जल गया है कोई बात नहीं है, पर अगर आपके हाथ के आकार से ज्यादा जल गया, हथेली के आकार से, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी पता ना, जैसे आकार बड़ा है, ज्यादा जगह जल गई है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बिजली का जलना है, किसी भी केमिकल से, किसी भी रासायनिक पदार्थ से आपका जलना है, तो हमें डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सभी आकार के पूर्ण मोटाई के जले, इस तरीके के जलने पर त्वचा सफेद या फिर चमड़ी निकलती है, ठीक है। चेहरे, हाथ, बाजू, पंजू, पैर और जननांग पर आंशिक मोटाई में जलना, इस तरह जलने पर त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। आंशिक जलते हैं तो उसमें छाले फफोले पड़ जाते हैं। धुआं या गैस सांस के रास्ते अंदर जाने पर चिकित्सीय परामर्श जरूरी होता है, कि धुआं या गैसेस जो जलने में तरह तरह की गैस उठ रही है, अगर रासायनिक वगैरह से जला है, किसी भी केमिकल से जला है, तो गैसेस वगैरह का भी उसका जो फेफड़े वगैरह है उनके ऊपर बहुत असर होता है। तो कुछ लक्षण देर से नजर आते हैं, जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको इफेक्ट पता चल जाएगा, बाद में भी पता चलते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ,
चेहरे पर जलना वगैरह, वो बाद में पता चलता है कि वो उस चीज से, धुएं वगैरह से या किसी गैसेस की इंजरी से भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो उसको भी आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जलने का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा होता है जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं। इन्हें जलने पर, झुलसने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है। कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के या गर्भवती महिलाएं, तो उनके ऊपर इसका विशेष इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उनको तुरंत ही ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। ड्रेसिंग से पहले जले हुए स्थान की सफाई, उसके आकार व गहराई का आकलन करना चाहिए। मैंने कहा ना, डीप में अगर जला है, अगर थोड़ा भी जला है पर गहरा जला है, तो वो भी डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। इसके साथ ही प्रभावित व्यक्ति की ड्रेसिंग बदलने के संबंधित निर्देश भी दिए जाते हैं कि ड्रेसिंग कैसे कैसे चेंज की जाएगी। जलने और झुलसने से उबरने के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि जल और झुलस गए तो उससे कैसे उबरेंगे, कैसे आप बाहर निकल के आएंगे। अब लक्षण क्या है इसके? जलने या झुलसने के लक्षण उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं कि जला कितना ज्यादा है। इसके कुछ मामूली जलने की घटनाएं भी काफी तकलीफदेह हो सकती हैं। हल्का जला है फिर भी काफी तकलीफदेह हो सकती है, जबकि जलने के बड़े मामलों में जरा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि वो सुन्न हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि जला भी है। तो जलने के लक्षणों में शामिल हो सकता है लाल त्वचा, त्वचा की परत उतर जाना, छाले, सूजन, सफेद या जलकर राख त्वचा। दर्द की गहराई का एहसास इस बात से संबंधित नहीं होता कि जलन कितनी गंभीर है, क्योंकि कितनी गंभीर है इस बात से पता नहीं चलता। मैंने आपको बताया ना, सुन्न हो जाती है वो जगह जब बहुत ज्यादा जल जाती है, तो सेंसेशंस खत्म हो जाती है। त्वचा से ही तो हम सेंस कर पाते हैं कि किसी ने छुआ या पकड़ा या चोट लगी या हमारा कट गया। तो वही जगह अगर जल जाएगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि पेन कितना है? वो पेन का एहसास नहीं होता है, तो उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना गहरा जला है वो। ठीक है, अब इससे आगे आपकी त्वचा के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जलने के प्रकार वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ के आना ताकि आपको समझ में आ जाए केमिकल बर्न वगैरह क्या है, प्राथमिक उपचार हम इसको क्या क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? कुछ पूछना है तो पूछ लो, टाइम हो रहा है आपका ना। कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया है? ठीक है, तो फिर टाइम हो रहा है, हम शांति पाठ करते हैं। पूछना है कुछ क्या किसी को? नहीं पूछना? ठीक है हेमंत जी, तो फिर शांति पाठ करा दीजिए। और जैसे थोड़ा भाई जी का फ्रैक्चर हो गया था, छत के ऊपर से गिर गए थे, उसमें डॉक्टर से ड्रेसिंग भी करवाए थे और एक्सरे आदि भी करवाए थे, लेकिन अभी भी चलने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। साल भर कितने टाइम पहले हुआ था? लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया था। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। तो बाद में ट्रीटमेंट जब सही हो गया उसके बाद में उन्होंने नहीं करवाया था एक्सरे वगैरह सब कुछ? थोड़ा सा ना फ्रैक्चर हुआ था, तो एक्सरे आदि में तो ठीक है सब चीज, लेकिन वो चलने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो सूजन आ जाता है ज्यादा। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसका मतलब। ठीक है। एक बार बैंडेज पट्टी करवाए थे, फिर 21 दिन या कितना दिन था, तो ज्यादा गर्मी के कारण ना वो थोड़ा सा घाव टाइप का हो गया नीचे की तरफ। हाँ, गर्मी से हो जाता है, गर्मी में हो जाता है। खुजला वगैरह लिया होगा उन्होंने, उससे घाव हो गया आपका। ठीक है, कुछ है तो आप मुझे भेज देना, मैं देख के बता दूंगी कैसे क्या है। ठीक है, शांति पाठ करवा दीजिए, टाइम वगैरह। आइए सभी कर ले सर्वकुशल प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।